हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर आवर चैप्टर समबडीज मदर। जो पिछला वीडियो था उसमें हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा था। इस वीडियो में इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे पोएम में जो भी इवेंट्स हुए वो यहाँ पे दिए हैं, आपको करेक्ट ऑर्डर में इन्हें प्लेस करना है कि कौन सी चीज पहले हुई उसके बाद क्या हुआ। करेक्ट ऑर्डर जो है उसका आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ पे पहला होगा, द ओल्ड वुमन स्टूड अलोन एट द क्रॉसिंग हेजिटेंट टू मूव। वो जो बूढ़ी महिला थी वो क्रॉसिंग पे अकेले खड़ी हुई थी और उन्हें जो है मूव करने में, वहां से चलने में डर लग रहा था। नंबर सेकंड है, अ ग्रुप ऑफ स्कूल बॉयज पास्ड बाय प्लेइंग एंड लाफिंग। कुछ बच्चे जो हैं स्कूल के, वो उनके पास से गुजरे और वो सब जो है खेल रहे थे और हंस रहे थे। थर्ड है, द चिल्ड्रन हरीड पास द ओल्ड वुमन विदाउट ऑफरिंग हेल्प। सारे बच्चे जो है तेजी तेजी उनके पास से निकल गए और किसी ने भी उन्हें मदद के लिए ऑफर नहीं किया। नेक्स्ट है, द बॉय ऑफर्ड टू हेल्प द ओल्ड वुमन क्रॉस द स्ट्रीट। वो जो लड़का था उसने उन ओल्ड वुमन जो है उनको ऑफर किया कि मैं आपकी मदद कर देता हूँ रास्ता क्रॉस करने में। फिफ्थ है, द वुमन प्लेस्ड हर हैंड ऑन द बॉयज आर्म एंड ही गाइडेड हर सेफली अक्रॉस द स्ट्रीट। वो ओल्ड लेडी ने उस लड़के का हाथ पकड़ा और उस लड़का, वो जो लड़का है वो उनको रोड क्रॉस करा के दूसरी साइड ले गया। द बॉय रिटर्न टू हिज फ्रेंड्स फीलिंग प्राउड ऑफ व्हाट ही हैड डन। वो लड़का जो है अपने दोस्तों के पास वापस पहुंचा और उसे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था कि उसने कितना अच्छा काम किया है। सेवेंथ है, द बॉय थॉट अबाउट हिज ओन मदर एंड होप्ड समवन वुड हेल्प हर वन डे। उस लड़के ने सोचा अपनी माँ के बारे में और उसने ऐसा सोचा कि कल को अगर उसकी माँ को जरूरत हुई तो ऐसे ही कोई उसकी माँ की भी हेल्प करेगा। लास्ट है, द वुमन प्रेड फॉर द बॉय हु हेल्प्ड हर। वो जो ओल्ड लेडी है उन्होंने प्रे करा रात में उस लड़के के लिए जिसने उनकी मदद की थी। Fill in the blanks by choosing the correct answer from the options given in the brackets. The central theme of the poem is kindness and empathy. जो पोएम है उसकी सेंट्रल थीम क्या है? दया की बात हो रही है, राइट? एम्पैथी की बात हो रही है, यानी जो इंसान कष्ट फील कर रहा है आप उसके कष्ट को महसूस करने की कोशिश करो। सिंपैथी मत दिखाओ, दया या तरस मत दिखाओ, आपको वो फील करना है, उसकी प्रॉब्लम्स को फील करो। वो हुआ एम्पैथी। तो ये जो पोएम है इसमें बेसिकली इसी चीज की बात हो रही है, राइट? कि जो बूढ़े लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को हमें समझना चाहिए और उनपे दया दिखानी चाहिए। द टोन ऑफ द पोएम इज सिंपैथेटिक एंड होपफुल। जो पोएम है उसकी टोन कैसी है? सहानुभूति वाली है, सिंपैथेटिक है, हम सिंपैथी कर रहे हैं उन ओल्ड लेडी से। एंड होपफुल है, वो लड़का उम्मीद करता है, राइट, कि अगर उसकी माँ को कभी ऐसे फ्यूचर में प्रॉब्लम हुई तो कोई उसकी माँ की भी मदद करेगा। The poem is written in couplets with 2 lines in each stanza. पोएम जो है कपलेट्स में लिखी गई है, यानी 2 लाइंस। कपल का मतलब होता है दो। The structure of the poem gives a rhythmic flow that reflects both the narrative and emotions. ये जो पोएम है इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, दो दो लाइन का जो है पोएम है और उसमें जो राइम स्कीम है वो ए बी है, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन, थर्ड एंड फोर्थ लाइन आपस में राइम कर रही हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है ये इसलिए बनाया गया है ताकि जो है आप जो पोएम का जो स्टोरी जो बताई जा रही है पोएम के थ्रू और जो इमोशंस बताए जा रहे हैं वो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो ये जो स्ट्रक्चर है पोएम का ये इसलिए ऐसा रखा गया है ताकि स्टोरी और इमोशंस जो हैं वो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए ना। ये जो है इसमें आप ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट कह सकते हो। आई डोंट थिंक सो दिस अदर ऑप्शन इज रॉन्ग हियर। स्टोरी, स्पेस एंड मैसेज, ये जो फ्लो है रिदमिक फ्लो पोएम का, उससे जो है स्टोरी का पेस भी है, राइट? स्टोरी जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है कि वो खड़ी हुई हैं, फिर बच्चे इधर से उधर जा रहे हैं, तो ये भी करेक्ट है। इसमें कहीं ना कहीं मैसेज भी दिया जा रहा है और स्टोरी का पेस भी जो है वो भी बन रहा है। तो देखा जाए तो दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट हैं। मेरे हिसाब से नैरेटिव एंड इमोशंस ज्यादा करेक्ट है, ओके, बट आई विल नॉट से दैट द अदर ऑप्शन इज रॉन्ग। The poem follows a rhyme scheme of AABB. ये जो पोएम है इसकी राइम स्कीम कैसी है? फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन राइम कर रही हैं, थर्ड एंड फोर्थ कर रही हैं। तो जो कपलेट्स हैं वो राइम कर रहे हैं, यानी सेम साउंड पे एंड हो रही हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन, थर्ड एंड फोर्थ लाइन, ऐसे करके।
Pick examples from the poem for the following poetic devices. तो सिमिली का क्या एग्जाम्पल है पोएम में? सिमिली क्या होता है? जहाँ पे दो चीजों का कंपैरिजन हो, लाइक या एज का यूज करके। तो यहाँ पे केम द बॉयज लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, लड़के जो है ऐसे आए जैसे भेड़ बकरियों का झुंड हो। तो यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है लड़कों का बकरियों के झुंड से, एंड लाइक का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे सिमिली है। एलिट्रेशन क्या हुआ? जहां पे किसी एक लाइन में कोई साउंड जो है बार बार रिपीट हो, वावल साउंड नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे देखिए इस लाइन में द स्ट्रीट वॉज वेट विद अ रीसेंट स्नो, यहाँ पे जो डब्लू का साउंड है वो रिपीट हो रहा है। रेपिटेशन, कोई लाइन जो है अगर बार बार रिपीट हो, लाइन या फ्रेज, तो यहाँ पे somebody's मदर जो है बार बार रिपीट हुआ है। तो ये एग्जाम्पल है सिमिली, एलिट्रेशन एंड रेपिटेशन के। Complete the following sentences appropriately explaining the imagery. Imagery क्या होता है? जब पोएट किसी चीज को ऐसे एक्सप्लेन करे, ऐसे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का यूज करे कि उस चीज की इमेज आपके दिमाग में क्रिएट हो जाए, आपके दिमाग में वो पिक्चर आ जाए जब आप उस लाइन को पढ़ो। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आसमान, नीला नीला आसमान है, उस पे सफेद सफेद बादल है, तो आपके दिमाग में ये इमेज बन जा रही है कि हाँ, ब्लू स्काई है, वाइट वाइट क्लाउड्स हैं, कॉटन जैसे लग रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड इमेजरी। द पोएम यूजेस इमेजरी टू डिस्क्राइब सीन्स ऑफ अ बसलिंग स्ट्रीट। पोएम में जो है इमेजरी का यूज हुआ है बसलिंग स्ट्रीट को दिखाने के लिए। बसलिंग का मतलब हुआ भीड़ भाड़ वाली सड़क दिखाने के लिए इमेजरी का यूज हुआ है। ये चीज हमें किस लाइन से पता चल रही है? शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग अलोन अनकेयर्ड फॉर अमिड द थ्रॉन्ग। वो क्रॉसिंग पे खड़ी हुई थी और बहुत देर से वेट कर रही थी, अकेली थी, कोई उनका ध्यान नहीं रख रहा था, जबकि वो भीड़ के बीच में थी। तो थ्रॉन्ग यहाँ पे इसका मतलब है भीड़। तो अगर वो भीड़ के बीच में है, इसका मतलब वो जो सड़क है वो भीड़ भाड़ वाली होगी, राइट? तो ये बसलिंग स्ट्रीट जो है ये हमें इस लाइन से पता चल रही है। The line, the street was wet with a recent snow, suggests a cold and slippery weather, emphasizing the woman's helplessness. ये जो लाइन है कि जो सड़क थी वो गीली थी क्योंकि उस पे अभी अभी बर्फ गिरी थी, इससे हमें पता चलता है कि मौसम जो है वो ठंडा था और स्लिपरी था, फिसलने वाला था, राइट? क्योंकि इस सड़क पे बर्फ गिरी हुई है तो फिसलने वाला मौसम था। और इससे हमें इस चीज का पता चल रहा है कि वो जो महिला थी वो हेल्पलेस थी, वो जो है इस वजह से जो है बहुत ही लाचार सी थी क्योंकि मौसम भी ठंडा था और सड़क पे फिसलन भी थी। Complete the following sentence with a suitable reason. The poet repeats the phrase somebody's mother because पोएट ये जो फ्रेज है somebody's mother, इसे बार बार क्यों रिपीट करते हैं? क्योंकि वो ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये जो बूढ़ी महिला है ये किसी के लिए तो स्पेशल है, क्योंकि ये किसी की तो माँ है। इस वजह से हमें इनका रिस्पेक्ट करना चाहिए और इन्हें दया से ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये मेरी माँ नहीं है तो भी किसी ना किसी की माँ तो है ही है, किसी के लिए तो स्पेशल है ही। कंप्लीट द एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है कंपैरिजन। तो यहाँ पे ये जो कंपैरिजन है इसे हमें कंप्लीट करना है। पहला है ओल्ड वुमेन का। ओल्ड वुमेन क्या है? वल्नरेबल है, यानी वो जो है उसे कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, वो जो है बहुत ही असहाय सी है, उसे कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। वल्नरेबल मतलब कोई भी आप पे हमला कर सके, आपको नुकसान पहुंचा सके। नेग्लेक्टेड थी, राइट? कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, सब इग्नोर कर रहे थे। जबकि वो जो यंग लड़का है वो क्या था? वो काइंड था और थॉटफुल था, राइट? बहुत ही दयावान था और हर चीज के बारे में वो सोचता था, उसे चीजें महसूस होती थी, उसे लग रहा था कि इन ओल्ड महिला को मदद की जरूरत है तो मुझे जाके मदद ऑफर करनी चाहिए। तो वो काइंड है, थॉटफुल है। नेक्स्ट हमें चैप्टर में से एक एक्सट्रैक्ट दिया है, उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। What does the phrase ragged and grey refer to? ragged and grey का क्या मतलब है? कि वो जो ओल्ड लेडी थी, एक तो वो बूढ़ी थी और दूसरा जो है उन्होंने फटे से पुराने से कपड़े पहन रखे थे। तो सही आंसर है बी, द वुमेन्स ओल्ड एंड worn out appearance. Complete the following sentence with a suitable reason. The woman was bent with the chill of the winter's day because she was old, weak and couldn't bear the cold easily. वो ठंडी की वजह से जो है थोड़ा झुक सी गई थी। बेंट यानी थोड़ी झुक सी गई थी। क्यों?
क्योंकि एक तो वो ओल्ड थी, कमजोर थी, और ठंड जो है वो आसानी से बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जो बूढ़ा इंसान होता है उसे ठंड ज्यादा लगती है क्योंकि उसकी एज हो गई है। तो इन सब चीजों की वजह से जो है वो ठंड में थोड़ा झुक सी गई थी। आइडेंटिफाई द फैक्ट एंड ओपिनियन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पे दो सेंटेंस हैं, हमें बताना है इसमें कौन सा फैक्ट है और कौन सी हमारी ओपिनियन है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ ये रास्ता लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जाता है, ये फैक्ट है, राइट। ये रास्ता जो है राइट में भी जा रहा है और लेफ्ट में भी जा रहा है। बट ओपिनियन क्या है? मुझे लगता है हमें राइट वाला रास्ता लेना चाहिए, हमें राइट वाले रास्ते पे टर्न लेना चाहिए। तो ये मेरी ओपिनियन है, राइट, ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट क्या है? रास्ता दो तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है फैक्ट क्या है और ओपिनियन क्या है। नाउ द स्ट्रीट वॉज वेट विद रिसेंट स्नो, ये फैक्ट है, राइट। ये हमें पोएम में बताया गया है कि जो सड़क है उस पे अभी अभी बर्फ गिरी थी जिसकी वजह से वो गीली थी। तो ये फैक्ट है। The woman was too weak to cross the street on her own. वो जो महिला थी वो बहुत कमजोर थी अपने खुद के बल पे सड़क क्रॉस करने के लिए, तो वो नहीं कर सकती थी क्योंकि वो बहुत कमजोर थी। ये क्या है? ये मेरी ओपिनियन है, राइट। मैंने उन्हें देखा, मुझे लगा उन्हें देख के कि वो बहुत ही कमजोर हैं, रास्ता अपने आप क्रॉस नहीं कर पाएंगी। ये कोई फैक्ट नहीं है, जरूरी नहीं है, हो सकता है वो ओल्ड होके भी जो है स्ट्रांग हो, इतनी वीक ना हो। तो ये जो है सेंटेंस कि वो कमजोर थी, रास्ता क्रॉस नहीं कर सकती थी, ये मेरी ओपिनियन है, फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि बर्फ गिरी हुई है, राइट, ये फैक्ट है। जो आपको सामने दिख रहा है वो फैक्ट है, बट जो आप जो है अपनी ओपिनियन दे रहे हो, जो आप जो है अपना पक्ष रख रहे हो, दैट इज ओपिनियन, अपनी सोच बता रहे हो। Why do you think the woman's feet were described as aged and slow? आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनकी जो पैर थे उन्हें ऐसे बताया गया है कि वो उम्र दराज थे, उनकी उम्र हो गई थी और वो धीरे धीरे चल रही थी? Her feet were described that way because she was elderly and had difficulty walking. ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि एक तो वो बूढ़ी थी और दूसरा उन्हें चलने में मुश्किल आ रही थी। नेक्स्ट अगेन हमें चैप्टर में से एक एक्सट्रैक्ट दिया है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो यहाँ पे ये जो कंपैरिजन हुआ है कि ओल्ड वुमेन के जो पैर हैं वो कांपते हुए हैं जबकि वो जो लड़का है उसके पैर फर्म एंड स्ट्रांग है। ये कंपैरिजन किस चीज पे जोर देने के लिए हुआ है, क्या एम्फेसाइज करना चाह रहा है पोएट इस कॉन्ट्रास्ट से? तो वो ये दिखाना चाह रहा है कि वो जो ओल्ड लेडी हैं उनकी एज हो गई है, फ्रेल है यानी कमजोर है, नाजुक है, उन्हें कभी भी जो है कोई भी चोट लग सकती है, नुकसान पहुंच सकता है, उन्हें मदद की जरूरत है। जबकि वो जो लड़का है वो यंग है, उसमें एनर्जी है, वो लोगों को सपोर्ट कर सकता है, उनकी हेल्प कर सकता है। तो ये कंपैरिजन इसलिए हुआ है ताकि हमें दिखाया जा सके कि ओल्ड लेडी बहुत ही ओल्ड है, कमजोर है, नाजुक सी हैं और मदद की जरूरत है, जबकि लड़का जो है वो यंग है, एनर्जी से भरा हुआ है और लोगों की मदद कर सकता है। It also shows how the young can use their strength to care for those who are weak. इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि कैसे जो यंग लोग हैं वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं उन लोगों की मदद करने के लिए जो कमजोर हैं। तो आप चाहो तो ये आंसर सिर्फ यहीं तक लिख सकते हो, सपोर्ट तक। ये लास्ट जो लाइन है ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। Fill in the blank given below by selecting the correct option from the brackets. The poem tells us that the boy was proud that his feet were strong. This tells us that the boy was, पोएम हमें ये बताती है कि ये जो लड़का है ये बहुत ही प्राउड फील कर रहा था कि उसके पैर जो हैं वो फर्म एंड स्ट्रांग हैं। तो इससे हमें लड़के के बारे में क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि वो ये जो लोगों की मदद कर पा रहा था, ये जो उसके अंदर काबिलियत थी, एबिलिटी थी किसी की हेल्प करने की, इसके लिए वो ग्रेटफुल था, आभारी था। उसे अच्छा लग रहा था कि देखो मेरे पैर स्ट्रांग है, इसकी वजह से मैं किसी की मदद कर पा रहा हूँ। What is the boy most likely to tell his friends on getting back? क्या कहेगा वो अपने दोस्तों से वापस जाके? कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उनकी मदद कर पाया। आई एम सो ग्लैड आई कुड हेल्प हर। रेक्टिफाई द फॉल्स सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है, इसे हमें करेक्ट करना है। The young boy's actions were driven by a logical decision. वो जो यंग लड़का था उसने ये जो एक्शन लिया उनकी मदद करने का, ये उसने इसलिए लिया एक्शन क्योंकि उसने एक लॉजिकल डिसीजन लिया, लॉजिक की वजह से उसने ये काम किया।
ना ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि लॉजिक की वजह से उसे समझ में तो आया कि इन्हें मदद की जरूरत है। जब उसे दिखा सड़क पे ये कमजोर सी महिला खड़ी हुई है तो लॉजिक दिमाग की वजह से उसे समझ में आया कि इन्हें मदद की जरूरत है। बट हम किसी की मदद जो है वो लॉजिकल डिसीजन में नहीं करते हैं। वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर काइंडनेस है, कंपैशन है, एम्पैथी है। आप खाली समझ पा रहे हो कि मदद की जरूरत है। मदद करने आप तब जाओगे जब आपके अंदर दया की फीलिंग होगी, कंपैशन होगा। तो यहाँ पे करेक्ट होगा, द यंग बॉयज एक्शंस वर ड्रिवन बाय कंपैशन एंड एम्पैथी, नॉट लॉजिक अलोन। What might be the old woman's fears as she waited for a long time at the crossing? वो जो ओल्ड लेडी थी उन्हें किस चीज से डर लग रहा होगा कि वो इतनी देर से क्रॉसिंग पे वेट कर रही थी? तो हो सकता है उन्हें डर लग रहा हो कि सड़क पे बर्फ गिरी हुई है तो वो कहीं उस पे स्लिप ना कर जाए, फिसल ना जाए, कोई गाड़ी से जो है वो टकरा के गिर ना जाए, या फिर घोड़े के नीचे आ जाए, या फिर वो इतनी कमजोर या स्लो है कि इसकी वजह से उन्हें चोट ना लग जाए। तो वो इन सारी चीजों की वजह से डर रही थी। How does the poet show the helplessness of the old woman? Support your answer with evidence from the poem. पोएट कैसे दिखाता है कि वो जो ओल्ड लेडी हैं वो बहुत ही असहाय हैं, हेल्पलेस हैं, वो जो है उन्हें मदद की जरूरत है। The poet shows her helplessness by describing her as old and ragged and grey, bent with the chill of the winter's day, and afraid to stir lest the carriage wheels or the horses' feet should crowd her down in the slippery street. These lines show she was too weak and scared to cross on her own. तो ये जो उसने लाइन लिखी है पोएट ने कि वो जो ओल्ड लेडी थी वो बहुत ही फटे पुराने से कपड़े पहनी थी, बहुत ही ग्रे सी थी, यानी बहुत ही बूढ़ी थी, सर्दी की वजह से झुक गई थी, और वो जो है उन्हें डर लग रहा था हिलने में भी कि कहीं वो गाड़ी के नीचे ना आ जाएं, घोड़े के नीचे ना आ जाएं, या फिर इस स्लिपरी स्ट्रीट पे फिसल ना जाए। तो इन सब चीजों से उन्हें डर लग रहा था। तो ये जो दो लाइंस है इनसे हमें पता चल रहा है कि वो जो ओल्ड लेडी है वो बहुत ही हेल्पलेस है, राइट, असहाय है, उन्हें मदद की जरूरत है क्योंकि वो कमजोर है, उन्हें डर लग रहा है चीजों से, ठंडी की वजह से थोड़ा सा जो है वो झुक सी भी गई हैं। Why does the boy decide to help the old woman? What does this tell us about him? वो लड़का जो है उन ओल्ड लेडी की मदद करने के लिए क्यों जाता है, और इससे हमें उसके बारे में क्या पता चलता है? तो वो इसलिए जाता है क्योंकि उसे ये रियलाइज होता है कि ये किसी की तो माँ है, और वो ये उम्मीद करता है कि एक दिन जब उसकी माँ को जरूरत होगी, जब वो ऐसी सिचुएशन में होंगी, तो कोई और उनकी मदद जरूर करेगा। आज मैं इनकी कर रहा हूँ, कल कोई मेरी माँ की मदद करेगा। इससे हमें ये समझ में आता है कि वो काइंड है, एम्पैथेटिक है, और रिस्पेक्टफुल है टुवर्ड्स एल्डर्स। बड़ों की रिस्पेक्ट करता है, उनके प्रति उसके अंदर दया की भावना है, एम्पैथी है, कि वो उनके कष्ट को अपना समझता है। How was the boy's approach towards the old woman different from that of the other boys in the group? वो जो लड़का था उसने तो मदद की इनकी, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया, सब इग्नोर करके चले गए। तो क्या डिफरेंस है? While the other boys hurried past without noticing her, the boy stopped, spoke to her gently, and offered to help her cross the street. बाकी लड़के तो उन ओल्ड लेडी को पीछे छोड़ के जल्दी जल्दी में आगे निकल लिए, किसी ने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। बट ये जो लड़का था ये रुका, इसने बहुत ही प्यार से उनसे बात करी और उनसे पूछा कि क्या ये उनकी मदद कर सकता है। He took the time to guide her safely. उसने जो है पूरा टाइम लिया, अच्छे से उन्हें रोड क्रॉस कराया। Justify the appropriateness of the title of the poem. आपको क्या लगता है ये जो टाइटल है पोएम का ये सही है या नहीं है? The title Somebody's Mother is perfect because it reminds us that the old woman, though poor and unknown to the boy, is special to someone. ये जो टाइटल है ये परफेक्ट है क्योंकि इससे हमें ये चीज याद आ रही है कि ये जो ओल्ड वुमन है ये गरीब है, लड़का उन्हें जानता नहीं है, फिर भी ये किसी ना किसी के लिए तो स्पेशल है, किसी की तो माँ है, मेरी नहीं है बट किसी की तो है। It makes the reader realize that every person deserves kindness and respect. इससे हमें ये समझ में आता है कि हर इंसान दुनिया का जो है उसको जो है हमें दया से और आदर से ट्रीट करना चाहिए। सब जो है काइंडनेस और रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। जस्ट लाइक वी वुड वांट फॉर आवर ओन लव्ड वंस, जैसे कि हम चाहेंगे कि हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी, हमारे जो अपने हैं उन्हें बाकी लोग ट्रीट करें। आप जैसे चाहोगे कि उन्हें ट्रीट किया जाए वैसे ही हमें
बाकी लोगों को भी ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई इंसान आपको सड़क पे दिखाई दे रहा है तो वो भले ही आपके पिताजी ना हो बट किसी ना किसी के तो होंगे, आपकी माँ नहीं है बट किसी ना किसी की तो होंगी। तो इसलिए वो भी उतना ही रिस्पेक्ट डिजर्व करती हैं जितनी आपकी माँ करती हैं। What does the poem suggest about the role of empathy and humanity in society? तो हमारी ये जो सोसाइटी है इसमें एम्पैथी यानी एक दूसरे का दुख समझना, उसे अपना समझना, दूसरे के दुख को अपना समझना, और मानवता ह्यूमैनिटी यानी इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करना, रिस्पेक्ट देना, ये जो दो चीजें हैं सोसाइटी में, इसके बारे में पोएम हमें क्या बता रही है? तो पोएम हमें ये बता रही है कि ये दो चीजें जो हैं ये बहुत जरूरी हैं दुनिया को एक अच्छी जगह बनाने के लिए, काइंडर प्लेस बनाने के लिए इस दुनिया को, ताकि सब जो है एक दूसरे की मदद करें। जब हम जो है एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं, जैसे कि इस लड़के ने उस ओल्ड लेडी की मदद की, उससे क्या होता है, उससे सोसाइटी में जो है कंपैशन क्रिएट होता है, दया क्रिएट हो रही है, रिस्पेक्ट क्रिएट हो रहा है, और एक दूसरे का ख्याल रखने की फीलिंग क्रिएट हो रही है। तो अगर हम जो है हमेशा एम्पैथी और ह्यूमैनिटी की फीलिंग अपने अंदर रखेंगे और सोसाइटी में जो है ये फीलिंग प्रेवलेंट रहेगी, तो ये जो दुनिया है ये एक बेटर प्लेस हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनके एंटोनिम्स यानी इनके ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स जो हैं हमें यहाँ ढूंढ के आइडेंटिफाई करने हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑपोजिट्स लिखे हैं, एंटोनिम्स। फर्म का एंटोनिम जो है फ्रेजाइल एंड सॉफ्ट दोनों हो सकता है, दोनों ही यहाँ पे मुझे मिले हैं, तो मैंने दोनों को मार्क कर दिया है। फ्रेजाइल का मतलब होता है कोई चीज बहुत ही नाजुक सी, कमजोर सी हो, और सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट ऑफ कोर्स। फर्म का मतलब कोई चीज जो है बहुत ही फर्म है, हिल डुल नहीं सकती है, बहुत ही स्ट्रांग है। मीक जो है उसका ऑपोजिट हुआ बोल्ड एंड रूड। मीक का मतलब होता है कोई इंसान बहुत ही चुपचाप सा है, ज्यादा बोलता नहीं है, थोड़ा डरा हुआ सा है, सहमा सा हुआ है, तो वो हुआ मीक। तो उसका ऑपोजिट क्या हुआ, बोल्ड, रूड। मेरी का हुआ सैड, काइंड का क्रूअल, एंशियस का काम, एंड बेंट का स्ट्रेट। यहाँ पे सारे जितने भी एंटोनिम्स हैं वो मैंने मार्क कर दिए हैं। नेक्स्ट हमारी मैच द वर्ड्स एक्टिविटी है ना। यहाँ पे कॉलम 2 में देखिए कुछ अंडरलाइन फ्रेजेस हैं ना। ये जो अंडरलाइन फ्रेजेस हैं इनके मीनिंग जो है वो कॉलम 1 में है, हमें करेक्ट मीनिंग के साथ इसे मैच करना है। तो पहला है द मदर हर्ड द बेबी मूव स्लाइटली इन द क्रेडल एट नाइट। माँ ने जो है बच्चे को हल्के से हिलता हुआ सुना अपने पालने में रात में। क्रेडल का मतलब बच्चे का जो पालना होता है, जिसमें बच्चा जो है सोता है। तो मूव स्लाइटली की जगह हम स्टर भी कह सकते हैं, हिलना, हल्के से धीरे से हिलना। इट इज आवर ड्यूटी टू गिव सपोर्ट टू द पोर। गिव की जगह हम लेंड भी कर सकते हैं, लेंड का मतलब भी होता है गिव। द स्टूडेंट्स वर्कड क्विकली टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एंड सबमिट इट ऑन टाइम। बच्चों ने जो है तेजी तेजी काम किया ताकि वो अपने प्रोजेक्ट को जल्दी फिनिश करके टाइम पे सबमिट कर दें। तो वर्कड क्विकली की जगह हम हेसेंड भी कर सकते हैं। हेसेंड का मतलब होता है जल्दी जल्दी करना। All the boxes were kept in a heap at one place. Kept in a heap को हम piled भी कह सकते हैं, कोई चीज जो है ढेर बना के आप रख दो तो उसे piled या kept in a heap. They came forward to help us when we were in need. यहाँ पे came forward की जगह हम offer भी कह सकते हैं. They offered to help us when we were in need. The stranded people were brought to safety because they paid attention to our advice. Paid attention की जगह हम heeded भी कर सकते हैं, इसका मतलब होता है किसी की चीज पे ध्यान देना, किसी की बात सुनना। तो heeded या paid attention। नेक्स्ट हमारी ये जो पोएम है इसमें पोएट ने एक इडियम यूज किया है, लेंड अ हैंड, जिसका मतलब होता है किसी की मदद करना ना। यहाँ पे कॉलम 1 में हमें कुछ और इडियम्स दिए हैं जिसमें हैंड वर्ड का यूज हुआ है, एंड कॉलम 2 में मीनिंग है, हमें करेक्ट मीनिंग के साथ इडियम को मैच करना है। पहला है गेट आउट ऑफ हैंड, इसका मतलब होता है बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल। कोई चीज जो है कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाए तो हम उसे कहते हैं गेट आउट ऑफ हैंड। ट्राई योर हैंड एट समथिंग, इसका मतलब होता है कोई नई चीज ट्राई करना, डू समथिंग न्यू। गिव somebody a free hand, इसका मतलब होता है allow somebody to do something with full freedom। अगर मैं आपको कह दूं कि ये प्रोजेक्ट आपको पूरा अपनी मर्जी से करना है, जो करना चाहो कर सकते हो, तो मैं कह सकती हूँ आई एम गिविंग यू अ फ्री हैंड।
तो इसका मतलब होता है किसी को पूरी फ्रीडम दे दो कि तुम्हें जो करना है करो। गिव somebody a big hand, इसका मतलब होता है किसी की तारीफ करना, तालियां बजाना, किसी की प्रशंसा करना, अपलॉड somebody। वर्क हैंड इन हैंड, इसका मतलब होता है साथ में काम करना, वर्क टुगेदर। हैव योर हैंड्स फुल, इसका मतलब होता है बहुत बिजी होना। नेक्स्ट हमें यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है, हमें इसे कंप्लीट करना है पोएम में से करेक्ट वर्ड्स का यूज करके। तो वही वर्ड्स यूज करने हैं जो पोएम में आए हैं। तो यहाँ पे देखिए समर में क्या होता है, हीट होती है, गर्मी होती है। तो विंटर में क्या हो गया, चिल। ओल्ड का मतलब क्या होता है, एजेड। तो हर्ट का क्या हो गया, हार्म। विस्पर्ड का ऑपोजिट क्या है, शाउटेड, राइट, धीरे से बोला, चिल्ला के बोला। तो हम्बल का क्या हो गया ऑपोजिट, प्राउड। लेग्स क्या करते हैं, चलते हैं। तो आईज क्या करती हैं, देखती हैं, सी। हैविंग अ लॉट ऑफ मनी का क्या मतलब हुआ, वेल्थी, राइट, कोई अमीर है। डेंसली पैक्ड पीपल, एक जगह बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, तो वो क्या हो गया, थ्रॉन्ग। नेक्स्ट यहाँ पे हमें लेस्ट का मीनिंग बताया गया है। हमारी ये जो पोएम में लेस्ट आया है, लेस्ट द कैरेज व्हील्स और द हॉर्सेस फीट शुड क्राउड हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट। नाउ लेस्ट जो है एक कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है कोई बुरी घटना होने से रोकना। तो अगर आप इसकी जगह जस्ट इन केस वर्ड यूज करो तो वो भी सही रहेगा। तो अगर आपको अच्छे से समझना है तो लेस्ट जो है उसकी जगह आप जस्ट इन केस भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ ये सेंटेंस है, शी शोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स लेस्ट वी डाउट हर। तो उसने हमें सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए जस्ट इन केस हम उस पे डाउट करें। तो डाउट जो हम उस पे करने वाले थे उससे बचने के लिए, उस बुरी घटना को रोकने के लिए उसने क्या किया, उसने हमें सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए। तो लेस्ट का बेसिक मतलब होता है कोई बुरी घटना, कोई बुरी चीज होने से रोकना। तो यहाँ पे ये बुरी चीज कि वो किसी गाड़ी के नीचे आ जाए, किसी घोड़े के नीचे आ जाए, इस चीज को रोकने के लिए, इस चीज से बचने के लिए वो जो है वहां पे कोने में क्रॉसिंग पे खड़ी रही। तो लेस्ट का क्या मतलब हुआ, कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है कोई बुरी घटना होने से रोकना। नेक्स्ट हमारी लिसनिंग एक्टिविटी है। तो आपकी टीचर आपको एक ट्रांसक्रिप्ट रीड करके सुनाएंगी जिसमें एक स्टोरी है और यहाँ पे हमें पिक्चर्स दी हैं। हमें स्टोरी को सुन के इन पिक्चर्स को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है कि स्टोरी में कौन सी घटना पहले हुई, उस पिक्चर को आपको पहले रखना है। सबसे पहली होगी यहाँ पे ये लेडी जो है नदी के किनारे खड़ी हैं और ये लड़का यहाँ पे है। फिर ये अचानक से नदी में गिर जाती हैं और ये बहने लग जाती हैं, नदी के बहाव के साथ बहने लग जाती हैं। तो फिर ये लड़का जो है नदी में कूद के इन्हें बचा लेता है और बाद में इसे पुरस्कार मिलता है इसकी बहादुरी के लिए। तो करेक्ट ऑर्डर है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। नेक्स्ट अगेन आप स्टोरी को सुनोगे एंड सुन के आपको यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। The woman was having a difficult time staying afloat due to the strong currents. तेज लहरों की वजह से वो पानी पे तैर नहीं पा रही थी। रोहन leapt into the river to save the woman without any hesitation. रोहन जो है नदी में एकदम से कूद गया उस महिला को बचाने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के। रोहन्स एक्ट ऑफ ब्रेवरी वॉज विटनेस्ड बाय ऑनलुकर्स। उसने ये जो बहादुरी का काम किया ये वहां पे जितने भी लोग खड़े थे सबने देखा। रोहन was honored at the विज्ञान भवन for his incredible courage and selfless act. उसे ऑनर किया गया विज्ञान भवन में, वहां पे उसे अवार्ड दिया गया। रोहन proved that when it comes to saving lives, age is no barrier. रोहन ने ये प्रूव कर दिया कि जब किसी का जीवन बचाने की बात आती है तो उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उम्र कोई रुकावट नहीं है। वो छोटा सा बच्चा था फिर भी उसने उस लेडी को बचा लिया। नेक्स्ट हमारी स्पीकिंग एक्टिविटी है। तो यहाँ पे देखिए बॉक्स में हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, हमें साउंड के हिसाब से इन्हें करेक्ट बॉक्स में डालना है। नाउ इट साउंड पे एंड होने वाले वर्ड्स हैं रैगेड, एजेड, वेटेड। ड साउंड पे जो एंड हो रहे हैं वो है हीटेड, ऑफर्ड, गाइडेड। ड जो साउंड है वो है पॉस्ट, विस्पर्ड, पॉस्ट, विस्पर्ड। ये सटल सा टी जैसा साउंड आता है एंड में, उस पे एंड होते हैं। ना ये जो एट साउंड वाले वर्ड्स हैं इनमें एक स्पेशल चीज होती है, इनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिपेंड करता है इनके बाद में कौन सा वर्ड आ रहा है। ना ये जो वर्ड है ये एज्ड भी हो सकता है और एजेड भी हो सकता है। प्रोनाउंसिएशन डिपेंड करेगा अगर इस
एज्ड के बाद जो है कोई नाउन आ रहा है या नहीं। अगर इसके बाद कोई नाउन है, जैसे यहाँ पे मैन, तो ये हो जाएगा एजेड, एन एजेड मैन। अगर यहाँ पे ये मैन, ये नाउन नहीं होता तो ये एज्ड हो जाता। तो प्रोनाउंसिएशन डिपेंड करेगा अगर इसके बाद कोई नाउन आ रहा है या नहीं। नाउन है तो प्रोनाउंसिएशन इट साउंड वाला हो जाएगा, अदरवाइज वो ड साउंड वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ सिचुएशंस दी हैं, इनके ऊपर हमें इंसिडेंट्स कोई नरेट करने हैं। कोई भी एक सिचुएशन को चूज करना है और उसके ऊपर कोई ऐसा इंसिडेंट बताना है जिसमें आपने किसी की मदद की हो। सिचुएशंस हैं, स्कूल में किसी क्लासमेट को आपने जो है कोई कॉन्सेप्ट समझाया हो, अपने आसपास पड़ोसियों की मदद की हो सफाई अभियान में, मार्केट में जो है किसी बूढ़े इंसान की मदद की हो उसका बैग्स जो है उठाने में, या फिर प्लेग्राउंड में जो है किसी फ्रेंड की मदद की हो जिसे चोट लग गई थी। एंड यहाँ पे आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए हैं, इनका यूज आप कर सकते हो अपने नरेशन में। यहाँ पे मैंने सारी सिचुएशंस के ऊपर एक एक इंसिडेंट जो है वो लिख के दिया है। आपको जो भी सिचुएशन अप्रोप्रिएट लगे, जिसमें आपने कभी किसी की मदद की हो, वो सिचुएशन चूज करनी है और आपका जो भी इंसिडेंट था, जो भी हुआ, उसे आपको इसी फॉर्मेट में जो है ऐसे ही कुछ लिख के जो है अपने क्लास में नरेट करना है। तो पहली सिचुएशन है स्कूल में क्लासमेट को कोई कॉन्सेप्ट समझाते हुए। It all started when my best friend was feeling confused about a maths problem during lunch break. She looked worried because we had a test next day. I felt a mixture of emotions. I wanted to help but wasn't sure if I could explain it well. I sat with her, broke the problem into small steps, and showed her an easier method. At that moment, I realized that teaching someone also made my own understanding stronger. From that day on, we often studied together. नेक्स्ट सिचुएशन है मार्केट में किसी बुजुर्ग इंसान के बैग्स को कैरी किया। The day began like any other, but while returning home, I saw an elderly woman struggling with heavy shopping bags. A wave of sympathy washed over me, and I quickly offered to carry one of them. She smiled in relief as we walked to her home. I couldn't believe my eyes when I saw how far she had to go. No wonder she was tired. This experience taught me the value of helping strangers without expecting anything in return. In the neighborhood cleanliness campaign, I still remember last summer when our colony organized a cleanliness drive. Many people ignored it, but I decided to join. I felt a mixture of excitement and responsibility as we collected garbage, planted small plants, and painted old benches. The next few hours were filled with laughter and teamwork. In the end, I realized that keeping our surroundings clean is not just a duty, but also a way to make our environment beautiful. लास्ट सिचुएशन है प्लेग्राउंड में किसी फ्रेंड की मदद की जिसे चोट लग गई थी। It all started when we were playing football in the school playground. My friend slipped and hurt his ankle badly. I was completely taken by surprise and ran to help him. I called the PE teacher, helped carry him to the bench and fetched water. PE teacher, physical education के जो टीचर हैं। The next few hours were spent at the nurse's room until his parents came. From that day on, I became more careful about safety while playing. नेक्स्ट हमारी राइटिंग एक्टिविटी है। हमें एक डायरी एंट्री जो है लिखनी है किसी ऐसे दिन की जिसमें हमने किसी इंसान की मदद की, जिसे मदद की जरूरत थी। कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं हमें उस एंट्री में इंक्लूड करने हैं। स्टार्ट करना है एक ऐसे सेंटेंस से जिसमें जो है हम उस डे को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि दिन कैसा था। फिर बताना है किसकी मदद की, सिचुएशन बतानी है कि उस इंसान को मदद क्यों चाहिए थी, ऐसा क्या हुआ था। फिर जगह और टाइम लिखना है कि दिन का कौन सा टाइम था, कौन सी जगह थी जहाँ पे ये सिचुएशन आई। उसके बाद डिस्क्राइब करना है कैसे आपने उसकी मदद की, फिर उस इंसान का क्या रिएक्शन था जब उसको आपसे मदद मिल गई। उसके बाद आपको बताना है कैसा आपको फील हुआ उसकी मदद करने के बाद। एंड में जो है आपको बताना है कि क्या आप ऐसा कुछ दोबारा करना चाहोगे या नहीं। एंड ऐसे जो है आपको अपनी डायरी एंट्री स्टार्ट करनी है। Diary entry 26 April 2025, Saturday 8 p.m. Dear Diary, today was a special day for me. While walking back from the park,
I saw an old man struggling to carry 2 heavy grocery bags. It was hot and sunny and he looked very tired. तो आज जो है बहुत ही स्पेशल दिन था। मैं जब पार्क से वापस आ रहा था तो मैंने एक बूढ़े इंसान को देखा जो कि 2 हेवी ग्रोसरी बैग्स जो हैं, घर के सामान वाले बैग्स जो हैं, वो कैरी कर रहे थे और वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि बैग्स बहुत हैवी थे। दिन जो है वो बहुत ही गर्म था और बहुत ही धूप थी और वो बहुत ही थके हुए लग रहे थे। आई वेंट अप टू हिम एंड ऑफर टू कैरी वन ऑफ द बैग्स। मैं उनके पास गया और मैंने ऑफर किया कि मैं आपका एक बैग उठा लेता हूँ। ही वॉज वेरी हैप्पी एंड सेड थैंक यू बेटा। वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझसे कहा थैंक यू बेटा। वी वॉक टुगेदर टू हिज होम एंड ही टोल्ड मी स्टोरीज फ्रॉम हिज यंगर डेज। हम साथ में फिर घर गए और उन्होंने जो है मुझे अपनी जवानी की कहानियां सुनाई। When I left, he blessed me. जब मैं वहां से निकला तो उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। I felt warm and proud inside. मुझे अंदर से बहुत ही अच्छी फीलिंग आई, बहुत ही गर्व की फीलिंग आई, प्राउड फील हुआ मुझे। I would definitely do something like this again because helping others gives me real happiness. मैं जरूर ऐसा कुछ दोबारा भी करूंगा। दोबारा मैं किसी और की भी मदद करूंगा क्योंकि दूसरों की मदद करने में मुझे सच्ची खुशी मिलती है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। Let us explore. Did you know that even Earth has been referred to as mother in the ancient scriptures of India? तो हमारे इंडिया के जो पुराने वेद पुराण हैं उसमें अर्थ को माता कहा गया है, मदर कहा गया है ना। जो हमारा अथर्ववेद है उसमें कहा गया है माता भूमि पुत्रोहम पृथ्वीया, जिसका मतलब है ये पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका बच्चा हूँ। आपको 4 लोगों का ग्रुप बनाना है और ऐसे देशों के नाम पता करने हैं जिसमें नेशन को मदरलैंड कहा जाता है और कौन से ऐसे देश हैं जो अपने नेशन को फादरलैंड कहते हैं। तो कौन मातृभूमि कह रहा है और कौन पितृभूमि कह रहा है। नाउ ऐसे देश जो अपने नेशन को मदरलैंड कहते हैं वो है इंडिया, रशिया, फिलीपींस एंड श्रीलंका। एंड कंट्रीज दैट कॉल देयर नेशन फादरलैंड इज जर्मनी, नीदरलैंड्स, डेनमार्क एंड साउथ अफ्रीका। कुछ देश मदरलैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि माँ की तरह वो ये समझते हैं कि ये जो देश है ये हमारा ध्यान रख रहा है, हमारी देखभाल कर रहा है। फादरलैंड कुछ देश इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि देश जो है एक पिता की तरह जो है हमारा प्रोटेक्शन कर रहा है, हमारी सिक्योरिटी कर रहा है। इसलिए जो है ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। कोई इसे मदरलैंड कह रहा है और कोई इसे फादरलैंड कह रहा है। रीड द पोएम एंड एंजॉय। यहाँ पे हमें एक बहुत ही खूबसूरत देशभक्ति की पोएम दी गई है, अ नेशन स्ट्रेंथ, एक देश की ताकत। इस पोएम को लिखा है रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन ने। इस पोएम में बताया गया है कि सोना चांदी नहीं बल्कि एक देश के देशवासी जो हैं, जो मेहनत करते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं, दिन रात जो है हर कष्ट को सह के खड़े रहते हैं, वही देशवासी जो हैं एक देश को स्ट्रांग बनाते हैं। तो एक देश की ताकत कौन है? उसके देशवासी। यहाँ पे इस पोएम में जहाँ पे मेन लिखा है वहां पे मेन का मतलब मैन एंड वुमेन दोनों है। जो भी देशवासी हैं, आदमी या औरत दोनों, सभी मिलके जो है एक देश को मजबूत बनाते हैं। नेक्स्ट आपकी एक एक्टिविटी है जिसमें आपको एक ग्रैटिट्यूड कार्ड बनाना है अपनी माँ या फिर आपकी दादी या नानी के लिए और उनको उसमें थैंक यू बोलना है कोई भी 5 चीजों के लिए जो वो आपके लिए करती हैं। इसके अलावा आपको उसमें 2 ऐसी चीजें लिखनी हैं जो आप रेगुलरली करना चाहोगे उनकी मदद के लिए। ना ये जो कार्ड आप बनाओगे उसमें आपको रिसाइकल्ड मटेरियल का यूज करना है। ओके, ऐसा नहीं है कोई नया पेपर ले आए, कोई भी पुराना पेपर यूज करो, उसे डेकोरेट भी जो है रिसाइकल्ड मटेरियल से ही करना है। तो यहाँ पे इस तरह का मैसेज जो है आप अपने कार्ड पे लिख सकते हो। विद ऑल माई लव एंड ग्रेटिट्यूड, डियर माँ, नानी, दादी जो भी हैं, थैंक यू फॉर cooking my favorite meals with so much love, taking care of me when I'm sick, always encouraging me in studies, listening to my problems patiently, teaching me good manners and values. I promise to help you with household chores regularly, spend more time with you every day. चोर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे रोजमर्रा के काम जो आपका करने का मन नहीं है बट आपको करने ही करने हैं, जैसे बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, कपड़ों को तय करके रखना है, ये सब हुए हमारे हाउस होल्ड चोर्स। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video.
Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.